जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जियो ज़िंदगी सेवन चैनल में। तो आज हम शुरुआत करते हैं। ये हमारी पहला लेक्चर है, संविधान की विशेषताएं। तो संविधान की विशेषताएं, यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो तो आपकी संविधान को लेकर एक बेहतर समझ होगी। अब हम सपोज करते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या होगा, ठीक है। तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे यदि किसी व्यक्ति को जानना हो तो हमें, और यदि उसकी विशेषताएं पता है तो हमको ये पता चलेगा कि व्यक्ति किस स्थिति में कैसी बात करता है, कैसे विचार रखता है, कैसा सोचता है और किस प्रकार से इसका भविष्य में रूपरेखा हो सकती है। तो इसी प्रकार से हम भारतीय संविधान की यदि विशेषताओं को जान लेते हैं तो हमको बहुत कुछ पता चल जाएगा संविधान को लेकर के, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो यदि आपको संविधान की अगर स्पष्टता जाननी है तो सबसे पहले आपको संविधान की प्रस्तावना पर आना पड़ेगा। तो संविधान की प्रस्तावना का अनुमान हम इस प्रकार से लगा सकते हैं, जैसे आपने कोई किताब पढ़ी होगी तो उस किताब में सबसे पहले इंडेक्स होता है। इंडेक्स में सारे पार्ट लिखे होते हैं कि इस बुक के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं और किन किन बातों का समावेशन किया गया है। यही संविधान का इंडेक्स है, यह संविधान का परिचय होता है, ठीक है। तो प्रस्तावना क्लियर हुई आपकी। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, जिससे आपको यदि कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप लिख सको आसानी से और अपने कंसेप्ट को और बेहतर और क्लियर कर सको, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं संविधान की विशेषताओं का। पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट ये है संविधान की जो है सबसे पहला पॉइंट, सबसे बड़ा और सबसे लंबा लिखित संविधान, ठीक है। भारत का जो संविधान है वह सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान है, ठीक है। तो संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला लिखित संविधान, जैसे कि यूएसए का संविधान, यानी कि अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है। और एक होता है अलिखित संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान। मतलब यहाँ ब्रिटेन में जो संविधान है वह लिखा हुआ संविधान नहीं है, वहाँ सिचुएशन को देख करके और जो पूर्व में जो घटनाएं घट चुकी हैं उनको आधार बनाकर न्याय दिया जाता है, ठीक है। लेकिन भारत के संविधान की एक विशेषता ये है कि भारत ने इन दोनों संविधानों का मिला जुला रूप लिया है, यानी कि भारत का संविधान लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है। तो हम बात ये करते हैं जब संविधान बना था, तो मूल रूप से संविधान की बात करते हैं तो 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इसमें 395 अनुच्छेद और 22 भाग, 8 अनुसूची ये थी। लेकिन यदि वर्तमान में 2019 के हिसाब से बात करते हैं तो इसमें 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है इसमें संविधान का इतना बड़ा होना। क्या कारण रहे होंगे कि संविधान को हमने इतना बड़ा बना दिया? क्योंकि यदि आप विश्व के अन्य संविधानों को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि भारत का जो संविधान है, इतना बड़ा संविधान किसी देश का नहीं है। तो इसके पीछे के हम कारण देखते हैं। पहला कारण ये है भारत का विस्तार। भारत का विस्तार से तात्पर्य है उत्तर के हिमालय से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पश्चिम में गुजरात से लेकर के पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक। तो भारत का भौगोलिक विस्तार काफ़ी बड़ा है। और इसकी विविधता से तात्पर्य है इसमें क्या है कि एक धर्म के अनुयायी नहीं, इसमें कई धर्मों के अनुयायी रहते हैं। यह भारत जो है इसमें कई धर्मों के अनुयायी बड़े शांति तरीके से और एक बेहतर समन्वय से रहते हैं। अगला कारण ये है कि 1935 के अधिनियम का इस पर बड़ा प्रभाव है। तो 1935 के अधिनियम का बड़ा प्रभाव होने का कारण ये है कि भारत में तब ऐसी स्थितियां बन चुकी थी कि 1935 के अधिनियम को हमने बहुत सारी बातों को इसमें ले लिया है। अन्य कारण ये है संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था।
यानी कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो बड़े बड़े विद्वान जो कानून के विशेषज्ञ थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो ये कुछ कारण थे जो संविधान के बड़े होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला पॉइंट देखते हैं हम, विभिन्न देशों से क्या क्या स्रोत या विभिन्न देशों से क्या क्या अच्छी चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, तो अधिकांश जो उपबंध लिए गए हैं वो 1935 के अधिनियम से लिए गए हैं। यदि कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान पर किस देश के प्रभाव सबसे अधिक है, तो उसमें 1935 का अधिनियम ऑप्शन हो तो यही ठीक रहेगा, क्योंकि 1935 के अधिनियम का प्रभाव भारतीय संविधान पर सर्वाधिक है। ठीक है, लेकिन एक जो आलोचक हैं जो आलोचना करते हैं तो वो एक बात कहते हैं कि भारत का जो संविधान है वो उधार का संविधान है। ये बात ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं लगती, क्योंकि यदि हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य थे, प्रारूप समिति का मतलब होता है ड्राफ्टिंग कमेटी जो संविधान की रूपरेखा को तैयार करती है, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने शब्दों में ये कहा था, भारत का संविधान जो है उसका निर्माण विश्व के संविधानों को छानने के बाद किया गया है। जो जिस देश के संविधान में हमें अच्छी चीज़ें लगी और हमें लगा कि भारत के लिए ये आने वाले समय में और वर्तमान समय में उपयोगी हैं, हमने उन चीज़ों को बेझिझक ग्रहण किया, तो इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, और इसी में अगला पॉइंट ये देखते हैं हम कि जो संविधान का जो ढांचा है यानी कि स्ट्रक्चर, किसी भी चीज़ का यदि स्ट्रक्चर ज़रूर होता है तो संविधान का जो ढांचा है ये 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार, इसमें मूल अधिकार संविधान की एक सबसे बड़ी खूबसूरत विशेषता है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार को हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और अगला है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमने आयरलैंड से लिए हैं। और संसदीय सरकार, इसका प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, और जो अन्य देशों से भी हमने कुछ चीज़ें ग्रहण की हैं, जैसे कि जर्मनी से हमने आपातकाल का प्रावधान लिया है, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान में संशोधन किस प्रकार करते हैं इसका प्रावधान लिया है। ठीक है, अब इसमें अगला पॉइंट है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। ठीक है, तो नम्यता से तात्पर्य है लचीलापन, यानी यदि हमें संविधान में संशोधन करना हो तो प्रक्रिया जो हो वो आसान हो। यानी नम्यता का मतलब होता है संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया आसान हो। जैसे कि ब्रिटेन में, यदि ब्रिटेन में संविधान में संशोधन करना हो तो वह आसानी से संशोधन कर सकते हैं। लेकिन अनम्यता, इस अनम्यता शब्द का तात्पर्य है कठोर। यदि आपको अमेरिका के संविधान में संशोधन करना हो तो संशोधन करना काफ़ी कठिन होता है, इसलिए अमेरिका के संविधान में संशोधन बहुत कम हुए हैं। ठीक है, लेकिन भारतीय जो संविधान निर्माता थे वो भविष्य दूरदर्शी थे। उनको ये पता थी कि जो भारत की वर्तमान स्थिति है और जो भविष्य में स्थिति होगी उसमें बहुत अंतर होगा। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने बड़ी खूबसूरती से इन दोनों का मिला जुला रूप लिया, यानी कि भारत का संविधान लचीला एवं कठोर दोनों का मिला जुला रूप है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं हम, यदि मिला जुला रूप है तो संविधान में संशोधन करने की कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई हैं इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पहली बात ये है, अनुच्छेद 368 के तहत यदि भारतीय संविधान में यदि संशोधन करना हो तो हमें अनुच्छेद 368 का वो लेना पड़ेगा सहारा। ठीक है, तो इसमें 3 प्रकार के संशोधन की बात करते हैं, लेकिन मूल रूप से 2 ही महत्वपूर्ण हैं। पहला है विशेष बहुमत और अगला है विशेष बहुमत एवं आधे राज्यों का समर्थन, और अंतिम है साधारण बहुमत। तो पहले हम थोड़ा विशेष बहुमत के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विशेष बहुमत से तात्पर्य है संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, उपस्थित और मतदान के 2 तिहाई बहुमत से कोई भी कानून या फिर संशोधन करना हो पारित तो 2 तिहाई बहुमत से ही कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मूल अधिकार, यदि संविधान में दिए गए मूल अधिकार में संशोधन करना हो
तो हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता है, यानी कि 2/3 समर्थन की आवश्यकता है, और DPSP यानी नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। अगला है विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन। ये भी एक संशोधन का प्रकार है, विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन। ये इसलिए क्योंकि कुछ संशोधन ऐसे होते हैं जिनको हमें राज्यों का समर्थन लेना भी ज़रूरी है। जैसे कि अभी GST के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। GST का जो निर्माण हुआ है वह संविधान, विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन के द्वारा हुआ है। और इसमें अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। यदि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की प्रक्रिया है और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होना है, तो इसका भी हम विशेष बहुमत और आधे राज्यों का समर्थन के माध्यम से ही कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अब राष्ट्रपति का लेक्चर हम आगे पढ़ेंगे, तो मैं राष्ट्रपति के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बस केवल इतना बता देता हूँ क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्य की विधानसभाएं भी शामिल होती हैं, मतलब राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन करना हो और उसकी प्रक्रिया में सुधार करना हो तो हमें आधे राज्यों का समर्थन लेना भी अनिवार्य है। ठीक है। अगली प्रक्रिया है साधारण बहुमत, यानी कि साधारण बहुमत मतलब सिंपल मेजॉरिटी। इसमें विशेष बहुमत या आधे राज्यों का समर्थन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल हम साधारण बहुमत में ये लेते हैं, यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करनी हो या नागरिकता देनी हो तो हम साधारण बहुमत कर सकते हैं, मतलब संविधान संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि हमें किसी राज्य का निर्माण करना हो, जैसे कि यूपी से उत्तराखंड का निर्माण हुआ था, तो हम इसमें ये चीज़ देख सकते हैं कि ये साधारण बहुमत से हम ये कर सकते हैं, क्योंकि जब यूपी से उत्तराखंड का निर्माण हुआ तब हमने कोई संविधान संशोधन नहीं किया था। ये 368 के अधीन नहीं आता है, स्पष्ट रखना इस बात को, क्योंककि ये सब हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें एक और आती है, संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया 368। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं अब अगले पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है एकात्मकता की ओर झुकाव, यानी कि एकात्मकता का मतलब होता है यदि भारत में यदि कभी ऐसी स्थिति आती है कि देश की स्थिति को खतरा है या फिर और अन्य कोई चीज़ आती है, तो हमारा जो संविधान है वो एकात्मकता की ओर झुकाव है। तो हम पहला पॉइंट इसमें ये देखते हैं कि भारत में एक सशक्त केंद्र है। ठीक है, एक केंद्र सरकार है और संपूर्ण देश में एक ही संविधान है। अगला है एकल नागरिकता, यानी कि पूरे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब हम अमेरिका में देखें तो अमेरिका में देश की नागरिकता अलग होगी और राज्यों की नागरिकता अलग होगी, लेकिन हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। संपूर्ण देश में ऐसा नहीं होगा कि भारत की नागरिकता अलग हो और राज्यों की नागरिकता अलग हो, ऐसा प्रावधान हमारे भारत के संविधान में शामिल नहीं है। संपूर्ण भारत में केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला है एकीकृत न्यायपालिका, यानी कि सर्वोच्च शीर्ष पर तो सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट हैं और अदर कोर्ट हैं। ठीक है। अगली है अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि IAS, IPS और IFS, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं। यानी कि जो IAS होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, और जो IPS होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस, तो ये इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन ये सेवाएं संपूर्ण राज्य में देते हैं, यानी कि भारत के सभी राज्यों में ये सेवाएं देते हैं अपनी। तो इस बात से ये होता है कि अखिल भारतीय सेवाएं ये पूरे भारत में सेवाएं देने के लिए तत्पर रहती हैं। अगला पॉइंट है इसमें आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान से हम ये अनुमान लगा सकते हैं यदि ऐसी स्थिति बन जाती है कि देश में कोई देश आक्रमण कर दे या फिर कोई और स्थिति पैदा हो, तो हम आपातकाल लगा सकते हैं। तो इन सभी पॉइंटों से हम एक बात समझते हैं कि जो हमारा संविधान है वो एकात्मकता की ओर झुकाव है। ठीक है। अगला है इसमें सरकार का संसदीय रूप,
ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपने इसको समझ लिया तो आपको मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, इनको समझने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो हम इसके बारे में बात करते हैं। सरकार का संसदीय रूप। देखो, शासन करने की दो प्रणाली होती हैं, यानी शासन करने के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है अध्यक्षीय प्रणाली, एक होती है संसदीय प्रणाली। अध्यक्षीय जो प्रणाली होती है उसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है, ठीक है, और जो संसदीय प्रणाली होती है उसमें मंत्रिमंडल यानी कि प्रधानमंत्री प्रमुख होता है। तो हमने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया है, जिसमें प्रधानमंत्री हमारे देश में प्रमुख है। लेकिन एक बात याद रखना है यहाँ पर, हमने पूरी तरह से ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को नहीं अपनाया है, क्योंकि जो भारत का जो प्रधान यानी राष्ट्रपति जो होता है उसका हम निर्वाचित करते हैं, क्योंकि वो गणतंत्र का मतलब होता है भारत के प्रधान का निर्वाचित होना। ब्रिटेन में जस्ट इसका अपोजिट है, क्योंकि ब्रिटेन में जो उत्तराधिकारी बनता है वो महारानी बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो देश का सर्वोच्च होता है उसका हम निर्वाचित करते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है इसमें, जो संसदीय स्वरूप के बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं संविधान की विशेषताओं में एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। इसको हम देख सकते हैं जैसे कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायपालिका है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली में है ये सुप्रीम कोर्ट, इसके नीचे अलग अलग राज्यों में हाई कोर्ट हैं, ठीक है, और हाई कोर्टों के नीचे जिला अदालत हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं। ठीक है, लेकिन हम न्यायपालिका भारत में स्वतंत्र है, मतलब न्यायाधीशों के वेतन, इनकी कार्यकाल, इनको लेकर के इनको स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ताकि ये न्याय देते समय भविष्य को ध्यान में ना रखें। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। यदि हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखें तो सुप्रीम कोर्ट को यानी कि उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार की रक्षा करना एवं संविधान का संरक्षक माना गया है। ठीक है, मतलब मूल अधिकारों की जो रक्षा करने का दायित्व तो है, और संविधान का जो गार्जियन यानी संरक्षक जो है वो सुप्रीम कोर्ट को ही माना गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। यानी जो संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, यदि किसी भी अनुच्छेद में अगर कोई भी समस्या आती है तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है और किसी को नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्तमान में सरकार है तो सरकार व्याख्या करेगी संविधान के कानून की, लेकिन नहीं, संविधान में यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका निराकरण या उसका संशोधन करने का अधिकार या फिर उसकी व्याख्या करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट को ही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, और एक बात और यहाँ पर हम स्पष्ट कर दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि यदि संसद द्वारा यदि कोई भी कानून बनाया जाता है और वह भारत के अनुरूप नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द करने का अधिकार रखता है। ठीक है, तो संविधान की विशेषताओं में हम अगला पॉइंट देखते हैं, मूल अधिकार। यह भारतीय संविधान निर्माताओं ने बड़ी खूबसूरती से मूल अधिकारों का समावेश किया है। जैसे कि यदि आप देखते हो, यदि व्यक्तियों को यदि हम अधिकार ना दें, यदि हम उनको अधिकार ना दें तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मतलब जो उस देश के नागरिक हैं खुद को ठगा महसूस करेंगे, वो उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को प्रॉब्लम होगी। तो इसको लेकर के भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का बहुत बेहतर तरीके से समावेशन किया है। तो मूल संविधान में तो 7 मूल अधिकार थे, एक संपत्ति का अधिकार भी था, लेकिन संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। तो अब हम 6 मूल अधिकारों की बात करते हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है, यानी भारत के सभी नागरिक विधि के समक्ष समान हैं। विधि के समक्ष समान से तात्पर्य है कि भारत में यदि कोई भी कानून है तो ऐसा ये नहीं होगा कि किसी व्यक्ति जो अमीर है उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, गरीब के साथ बुरा व्यवहार किया जाए, ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अगला मूल अधिकार इसमें दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब आज़ादी का अधिकार, जो हम 19 से 22 तक देखते हैं।
ठीक है। अब ये मूल अधिकार में आगे लेक्चर में आपको बताएंगे, केवल आपको अभी इतना ध्यान रखना है क्योंकि हम संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि 25 से 28 तक। यानी भारत में जो नागरिक हैं, अल्पसंख्यक हैं, वो किसी भी ईश्वर को मान सकते हैं, किसी की पूजा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक सीमा के अंदर। यानी कि ऐसी कोई भक्ति विधि ना अपनाएं जिससे क्या है किसी व्यक्ति को परेशानी हो। ठीक है। अगला है शोषण संबंधित अधिकार, यानी कि हम भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कारखानों में नहीं लगा सकते, और किसी व्यक्ति को हम बंधुआ मजदूरी, बेकार, या फिर उनको हम बेच नहीं सकते। ठीक है। तो ये शोषण के संबंधित अधिकार में इनका प्रावधान है। अगला है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29-30। सांस्कृतिक शिक्षा के अधिकार से मामला ये है, यदि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं, वह अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपने सांस्कृतिक कल्चर का अच्छे से पालन कर सकते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है, और वह अपनी शिक्षण संस्थाओं को भी स्थापित कर सकते हैं। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 में यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये अधिकार, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, मूल अधिकार, ये इतना महत्वपूर्ण है, इसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा तक बोल दिया था, क्योंकि इसके बिना मूल अधिकार जो हैं वह ऐसे लगते हैं जैसे कि ये मूल अधिकारों का कोई महत्व ही नहीं है। ठीक है। अब मूल अधिकार का थोड़ा उद्देश्य देख लेते हैं। मूल अधिकार का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो राजनीतिक लोकतंत्र से तात्पर्य ये है कि जो कार्यपालिका और विधायिका द्वारा यदि कोई भी कानून बनाए जाते हैं तो उन कानूनों पर ये रोक लगाता है। यानी कि मूल अधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि कोई भी कानून बनाती है और उन कानूनों से यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो उन पर हम रोक लगा सकते हैं। ठीक है। रोक कौन लगाएगा, ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट। और जिस व्यक्ति को यदि लगता है कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हुआ है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो और अगला है इसी में, मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। लेकिन एक बात आप सोच रहे होंगे कि यदि कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि आपातकाल लगा हो तो कौन कौन से मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम के हिसाब से हम देख सकते हैं अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, इनको छोड़कर बाकी सब मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर बाकी सब मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अनुच्छेद 20 क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने यदि कोई अपराध किया है तो जब तक उस व्यक्ति पर कोर्ट द्वारा यह क्लियर ना हो जाए कि यही व्यक्ति अपराधी है, तब तक हम उस व्यक्ति को अपराधी नहीं कह सकते। और अनुच्छेद 21 ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि हर व्यक्ति को अपने प्राणों को सुरक्षित रखने का अधिकार है और अपने शरीर को सुरक्षित रखने का अधिकार है। यानी हम अपनी इच्छा से आत्महत्या नहीं कर सकते। यदि आप आत्महत्या का प्रयास करते हो तो यदि आप बच जाते हो तो आपके खिलाफ केस होगा। ठीक है। अब अगला संविधान की विशेषताओं में हम देखते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी हिंदी में देखते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व इसलिए डाले गए हैं संविधान में क्योंकि जो सरकारें हैं ये सरकारों के निर्देश होते हैं कि यदि कोई भी सरकार यदि इन नीति निर्देशकों को ध्यान में रखे कानून बनाती है तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो DPSP का उद्देश्य यही है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं यदि इनको ध्यान में रखकर सरकार कानून बनाती है तो वह कानून भारत के नागरिकों के लिए बहुत बेहतर और उनके सर्वांगीण विकास करेंगे। तो नीति निर्देशक तत्वों को वैसे मूल संविधान में इनके लिए
किसी भी प्रकार से बांटा नहीं गया है, लेकिन हमने अपनी सुविधा के अनुसार इनको 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया है, सामाजिक, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम अनुच्छेदों की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। आगे जो लेक्चर आएगा वो नीति निर्देशक तत्वों को लेकर स्पेशल लेक्चर होगा। तो यहाँ पर अब हम सामाजिक जो हमारे कैटेगरी जो हमने डिफाइन की है, हम उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सामाजिक नीति निर्देशक तत्वों से तात्पर्य है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि भारत में स्त्री पुरुष यदि दोनों व्यक्ति काम करते हैं तो दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ये प्रावधान इसलिए किया गया था क्योंकि जो महिलाएं होती हैं, कुछ लोगों का मानना ये रहता है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा काम कम करती हैं, लेकिन संविधान हमें इसकी अनुमति नहीं देता है। संविधान ये कहता है कि यदि पुरुष हो या स्त्री, यदि ये दोनों काम करते हैं तो इनको समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अगला है काम करने की बेहतर स्थिति प्रदान करना। ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, यदि वो अपंग है या किसी समस्या से जूझ रहा है, तो हम उस व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब ये सामाजिक जो नीति निर्देशक तत्व है, ये समान न्याय मतलब समान न्याय की बात करता है, और गरीबों को क्या है, बिल्कुल फ्री निःशुल्क विधिक सहायता मिले। ठीक है, कोई चार्ज ना लगे गरीबों के लिए। और अगला है इसमें पोषाहार स्तर को ऊंचा रखना एवं लोक स्वास्थ्य को सुधार करना। मतलब हमें अपनी खान पान में अच्छी चीज़ों का उपयोग करना है, ना कि ऐसी कि जो हमारे शरीर को प्रभावित करें और नुकसान करें। ठीक है, अब अगला हम डीपीएससी में अगला प्रकार देखते हैं हम गांधीवादी। तो गांधीवादी से तात्पर्य है, आपने गांधीवादी को यदि बेहतर तरीके से जानना है तो आप इतिहास में पढ़ोगे इनके बारे में, लेकिन हम संविधान की दृष्टि से केवल एक बात करते हैं कि ग्राम पंचायतों गठन। अगला है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, और SC ST के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए शैक्षणिक और आर्थिक प्रोत्साहन। ठीक है, चलो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे तरीके से। आपने देखा होगा जो गांधी जी थे तो वो हमेशा से यही बात कहते थे, यदि आपको असली भारत देखना है तो असली भारत गांव में ही बसता है। इसलिए ग्राम पंचायतों की बात करते थे कि गांव में, कि गांव के लोग जो हैं वो अपनी बातों को जो राज्य की सरकार है वहाँ तक नहीं पहुँचा सकते। इसलिए बेहतर हो कि गांव के जो लोग हैं अपनी समस्याओं को अपने ही एक व्यक्ति चुन लें और उससे अपनी बात पहुंचाएं, और वह व्यक्ति अपनी उन समस्याओं को लेकर के राज्य सरकार तक पहुंचाए। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायतों की बात करते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, आपने देखे होंगे गांव में जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, गांधी जी उसका बढ़ावा देते थे। अब यहाँ पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं इतिहास को लेकर के। आपने जब देखा होगा सुभाष चंद्र जी और गांधी जी, तो गांधी जी सुभाष चंद्र बोस का बड़ा सम्मान करते थे, क्योंकि सुभाष चंद्र जी ICS यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, तो इन्होंने ICS मतलब अनुमान यहाँ का वर्तमान में DM, तो 1919 से 1920 की बात है, तब इन्होंने ICS से त्यागपत्र दे दिया था। तो गांधी जी इनसे काफ़ी सम्मान करते थे इनका, कि ये जो नवयुवक है ये देश के लिए अच्छा सोचता है। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस हैं और गांधी जी है, इनमें हमेशा मतभेद यही रहता था कि गांधी जी हमेशा बात करते थे मतलब ग्रामीण स्तर की, और जो हमारे सुभाष जी थे वो बात करते थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तो इनमें थोड़ा मतभेद रहता था, लेकिन एक दूसरे का दोनों लोग बहुत सम्मान करते थे। ठीक है, अगला है उदार बौद्धिक। उदार बौद्धिक से तात्पर्य है एक समान सिविल सहायता। अनुच्छेद 44 मतलब भारत में सभी नागरिकों पर एक समान रूप से कानून लागू होना चाहिए, उनके कल्चर पर, उनके वैवाहिक संबंधों पर, सब कुछ पर। ठीक है, तो इस एक जो आर्टिकल 44 देश में अभी DPSP में तो है, लेकिन सही अभी भारत में लागू नहीं हुआ है। काफ़ी इसमें समस्याएं आ रही हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अगला है इसी में उदार बौद्धिक में 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। अगला है कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक प्रणाली का, यानी कि ऐसा ना हो कि जो हम जो खेती कर रहे हैं
ऐसी खेती ना हो कि जिससे क्या है कि हम परिवार का ही पेट पाल पाएँ और हम अपनी जो है हम अपने समाज का, यदि हम अपने परिवार का एक बेहतर विकास ना कर पाएँ। और पशुपालन की जो प्रणालियाँ हैं, वैज्ञानिक प्रणाली का हमें विकास करना चाहिए। ये उदार बौद्धिक से तात्पर्य है, मतलब बुद्धिजीवी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनकी विचारधारा कैसी है, तो उसको कैटेगराइज किया गया है इसमें। और अगला है पर्यावरण का संरक्षण। क्योंकि ये हम अनुमान लगाते हैं कि जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है वह पर्यावरण का संरक्षण की उसको बात करनी चाहिए। और पर्यावरण संरक्षण में हम सभी भारतीयों को योगदान देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड-19 के दौरान यदि आप देख रहे हैं देश में ऑक्सीजन की लगातार समस्या हो रही है, लोगों को छोटी छोटी परेशानियां होने पर विकट स्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ और साफ़ सुथरा रखना चाहिए। अगला है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, जैसे कि लाल किला है और ये बहुत सारी जो ऐतिहासिक इमारतें हैं, हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। ठीक है, तो हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपका पड़ोसी उपद्रव या फिर खतरनाक है तो हमारे घर पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा ऐसा रखना है कि हमारा पड़ोसी भी खुश रहे। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हमें अधिकारों के साथ साथ हमें अपने मूल कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि भारत के नागरिकों से संविधान ये अपेक्षा रखता है कि अधिकारों के साथ साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो मूल कर्तव्य मूल संविधान में तो नहीं थे, इसको लेकर के संविधान संशोधन करना पड़ा। 1976 में 42वां संशोधन हुआ था। इंदिरा गांधी जी के दौरान, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो स्वर्ण सिंह समिति बनी थी और स्वर्ण सिंह समिति के दौरान 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया, 86। ठीक है, याद रखना। यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे या नहीं थे, तो आपको कहना है कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया 1976 में। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि भारत का या भारत के राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, यानी सभी धर्मों को समान रूप से माना जाएगा। ठीक है, किसी भी धर्म को स्पेशल प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो इस शब्द को पहली बार प्रस्तावना में 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया था। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता शब्द को पहली बार प्रस्तावना में 1976 में 42वें संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। अब इसमें हम कुछ प्रावधान जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, क्योंकि प्रस्तावना को मैं अलग से करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भारत के किसी भी नागरिक को पूजा अर्चना और विश्वास आदि की स्वतंत्रता है। ठीक है, और भारत में यदि जिनकी संख्या अल्पसंख्यक है तो वह अपनी भाषा लिपि अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। ऐसा नहीं कि अगर कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी अपनी भाषा बोलता है तो हम उस पर कोई आरोप लगाएं, ऐसा हमें संविधान बिल्कुल अधिकार नहीं देता है। भारत के सभी नागरिक अपनी भाषा अपनी लिपि अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हैं और अपनी संस्थाएं शैक्षणिक संस्थाएं भी स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से तात्पर्य है यानी भारतीय नागरिक यदि कोई भी है जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तो वह व्यक्ति वोट डाल सकता है। लेकिन पहले ये प्रावधान नहीं था, पहले 21 वर्ष आयु थी। तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ और उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो वर्तमान में मत डालने की आयु 18 वर्ष है। तो हम इसको एक तरीके से और देखते हैं कि जैसे कि विधानसभा
जैसे कि हम विधायक चुनते हैं अपना, तो विधानसभा और लोकसभा यानी सांसद, तो विधानसभा के विधायक और लोकसभा के सांसद को हम वोट डाल सकते हैं। तो यही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। तो संविधान में इस सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का तात्पर्य क्या है, उद्देश्य क्या है, तो हम देख सकते हैं क्योंकि जनता के स्वाभिमान में वृद्धि होती है और समानता का सिद्धांत लागू होता है। मतलब व्यक्ति को यह लगता है कि हाँ, अब हम अपनी इच्छा से अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं और सरकार बना सकते हैं। और जो अल्पसंख्यक हैं, मतलब भारत में जिनकी संख्या कम है, वह ये महसूस करेंगे कि हमारे लिए भी यहाँ पर भारत में क्या है, एक बेहतर स्थिति है। और जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको नई जीवन प्रत्याशाएं और नई नई योजनाओं के बारे में उनको एक आशा की किरण दिखाई देगी। ठीक है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उद्देश्य ये है कि भारत का कोई भी नागरिक खुद को हीन नहीं समझेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि कुछ ही लोगों को मताधिकार, जैसे कि ब्रिटिश काल में जब दिया गया था कि कुछ ही लोग वोट डाल सकते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है वह व्यक्ति सभी को वोट डाल सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। अगला है एकल नागरिकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जनसंख्या में दूसरे नंबर पर आते हैं, तो ये बहुत क्रिटिकल टास्क होता है। ठीक है, तो संविधान ने बड़ी खूबसूरती से संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। अब इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं कि भारत में सभी नागरिक चाहे किसी राज्य में पैदा हुए हों या रहते हों, सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, सभी को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। राजनीतिक अधिकार से तात्पर्य ये है, क्योंकि यदि हम भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, बस मतदाता सूची में हमारा नाम होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम संपूर्ण देश में नागरिकता का एक ही कानून पालन होता है। ठीक है, लेकिन दुख की बात यह है क्योंकि अभी भी सांप्रदायिक दंगे, जाति को लेकर के दंगे, युद्ध और भाषा को लेकर विवाद चलते रहते हैं। अब यहाँ पर हम एक बात ये देखते हैं, क्योंकि आपने कभी गौर किया होगा, जो पूर्वोत्तर के लोग हैं जैसे कि सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, तो यहाँ के लोगों में और उत्तर भारत के और मध्य भारत के लोगों में विपरीत स्थिति है, उनके कल्चर को लेकर और उनके शरीर को लेकर के, उनके चेहरे को लेकर के। तो भारत में मैंने कभी आप देखना तो उनको हम एक अलग निगाह से देखते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वह भी हमारे भारत के नागरिक हैं। ठीक है, तो हमें क्या है, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिक्किम के हो या आप बिहार के हो, ऐसा हमें कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि संविधान हमें इस बात की अनुमति कभी नहीं देता है कि हम किसी भी नागरिक से किसी भी गलत तरीके का व्यवहार करें, राज्य को लेकर के और उनके संरचना को लेकर के। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, आर्टिकल 29 स्पष्ट कहता है कि भारत का कोई भी नागरिक अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपने संस्कृति को संरक्षित कर सकता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम स्वतंत्र निकाय, यानी कि कुछ ऐसी बॉडीज़ बनी हुई हैं भारत में जो बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। जैसे कि विधानसभा के चुनावों में, राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन आयोग का नाम आपने सुना होगा। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है जो विधानसभा चुनावों में, राष्ट्रपति के चुनावों में निष्पक्ष रूप से भाग लेता है और एक सहभागिता तरीके से कार्य करवाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें स्वतंत्र निकाय में, राज्य और केंद्र सरकारों के खातों की जांच करना को इसका अधिकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिया गया है। तो आपको एक काम ये करना है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान के किस आर्टिकल में आता है ये आपको कमेंट करना है नीचे। ठीक है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य ये करता है कि जो राज्यों को और केंद्र सरकार को जो पैसा दिया गया है उस पैसे का ये लोग किस प्रकार से विनियमन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका दायित्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को है। और यूपीएससी और अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं इनके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी लोक संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। ठीक है, ये सब स्वतंत्र निकाय हैं। अब हम बात करते हैं आपातकाल। आपातकाल एक अलग टॉपिक है।
तो हम आपातकाल के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भारत में आपातकाल की प्रक्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, तो आपातकाल क्या है? यदि देश की संप्रभुता को खतरा है और अखंडता और सुरक्षा को लेकर के कोई खतरा है, तो आपातकाल का देश में स्पष्ट प्रावधान है। तो आपातकाल को लेकर के 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं, 352, 356। ठीक है, 352, 356, 360। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 352 की। इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। यदि कोई देश यदि हमारे देश पर आक्रमण करता है, तो राष्ट्रपति इस राष्ट्रीय आपातकाल के तहत देश में आपातकाल लगा देता है। तो हम इसकी अब हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब 1962 में भारत के साथ चीन का युद्ध हुआ था, तो यही 352 के तहत राष्ट्रपति काल लगा था। ठीक है, अब हम देखते हैं 356। 356 से तात्पर्य यह है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। यदि केंद्र सरकार या फिर राष्ट्रपति को ये लगता है कि राज्य में जो सरकार चल रही है वह संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, जैसे कि किसी राज्य में यदि अराजकता की स्थिति है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को लेटर लिखेगा कि माननीय राष्ट्रपति जी, हमारे राज्य में जो सरकार है वो संवैधानिक दायरे से बाहर काम कर रही है। तो राष्ट्रपति उस सरकार को निर्देश देगा और 356 के तहत उसकी सारी कार्यपालिका शक्तियां अपने हाथ में ले लेगा। ठीक है, तो यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वह अनुच्छेद 356 के तहत लगेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगला है 360। 360 जो आपातकाल है, ये कुछ विशेष परिस्थितियों में ही लगाया जाता है। जैसे कि हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। यदि भारत की वित्तीय स्थिति या साख को खतरा हो, यदि हमारे भारत की स्थिति ये हो कि हमारे पास इतना भी पैसा ना हो कि हम किसी देश से ज़्यादा व्यापार कर सकें, या फिर हमारी जो साख है बहुत ज़्यादा ख़राब हो, तो हम 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगा देते हैं। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है कि भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, क्योंकि वित्तीय आपातकाल का नुकसान ये होता है, यदि वित्तीय आपातकाल यदि किसी देश में लगता है तो यह साबित हो जाता है कि यह देश कंगाली की स्थिति पर है, तो कोई भी देश आसानी से आक्रमण कर सकता है। तो इसलिए वित्तीय आपातकाल किसी भी देश के लिए एक अच्छा सूचक नहीं होता है, क्योंकि यदि लोगों को ये लग जाए, सपोज करो यदि लोगों को ये लग जाए कि आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, आप बर्बाद हो चुके हो, तो आप पर कोई भी आक्रमण कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए 360 अभी तक देश में कभी नहीं लगा है। ठीक है, अगला है संविधान की विशेषताओं में त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार को हम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका भी एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे हम, पंचायती राज। तो हम यहाँ पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि मूल संविधान में केवल केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात होती है। लेकिन हम गांधी जी को थोड़ा याद करें तो गांधी जी कहते थे, मेरे सपनों का भारत गाँव है। ठीक है, तो गांव में पहले क्या होता था, कोई भी पंचायत नहीं बनती थी। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ और 74वां संविधान संशोधन हुआ। तो 1900 ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। जो त्रिस्तरीय सरकार का जो प्रारूप है वो 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। अब एक बात यहाँ देखते हैं कि विश्व के किसी भी देश के संविधान में 3 स्तरीय सरकार का प्रचलन नहीं है, लेकिन हमारे प्यारे भारत में पंचायतों का भी बहुत अच्छे से बाद में ही सही लेकिन समावेश किया गया। ठीक है, लेकिन इसके लिए भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई। ठीक है, और 73वां संशोधन हुआ था, यानी कि जो हमारी पंचायत, जो गांव में जो पंचायतें जोड़ी गई हैं वह 73वां संशोधन हुआ था और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और भाग 9 जोड़ा गया था। और जो 74वां संविधान संशोधन है वह भाग 9 का में आता है। भाग 9 का 12वीं अनुसूची है। इसमें क्या है, नगर पालिका का प्रावधान है। आप देखते होंगे जो शहरों में जो सरकारें जो शहरों में जो सिस्टम जो बनता है, जैसे नगर पालिका आप देखते होंगे, नगर निगम, तो इन सब का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन से हुआ है। मतलब गांव में तो पंचायतें बनी हैं और शहरों में क्या है, नगर पालिका बनी है। तो इसका प्रावधान 74वें संशोधन से हुआ था। ठीक है, ये तो हुआ हमारे संविधान की विशेषताएं।
अब हम दो एक आध बात कर लेते हैं। संविधान की आलोचना भी होती है, क्योंकि सोचने वाली बात है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमको यह नहीं लगती कि किसी भी चीज़ में कमियां ना हो। कमियां सब में होती हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश होनी चाहिए। तो संविधान की भी आलोचना होती है। तो कुछ आलोचक ये कहते हैं कि जो भारत का जो संविधान है वो उधार का संविधान है। तो एक बात को याद रखना, अम्बेडकर जी ने एक बात बोली थी, हाँ हमने विदेशों से जो उपबंध लिए हैं, लेकिन हमने वही उपबंध लिए हैं अन्य देशों से जो हमारे देश की स्थिति के लिए बेहतर थे। तो हमें नहीं लगता कि उधार के संविधान ज़्यादा कहना अतिशयोक्ति है, क्योंकि अगर ये लगता है आपको कि कोई भी देश, यदि किसी भी देश में अगर कोई बेहतर चीज़ है तो हमें अपना लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। अगला आलोचक कहते हैं कि 1935 का जो अधिनियम बना था उसी की ये संविधान है, कार्बन कॉपी है, मतलब फ़ोटो कॉपी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 1935 के अधिनियम आते आते भारत की जो स्थितियाँ थी वो ऐसी बन चुकी थी कि अब हमको एज इट इज़ वही चीज़ लेनी पड़ी। जैसे कि हम प्रशासनिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि ये बेहतर तरीके से भारत की जो कार्य प्रणाली है उसमें बेहतर तरीके से काम कर रहे थे। तो हमको बिल्कुल झिझक नहीं होनी चाहिए इस बात को लेकर के। हाँ, हम ये मानते हैं हमने 1935 के अधिनियम से बहुत सारी अच्छी बातों को ग्रहण किया है। ठीक है। तो अब हम अगला देखते हैं। अगली बात ये कहते हैं ये वकीलों का स्वर्ग है। जो भारत का जो संविधान है वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग से तात्पर्य ये है क्योंकि संविधान में कुछ ऐसी ऐसी बातों का समावेशन है जो एक आम नागरिक की समझ से परे है। ठीक है। तो इसका भी कोई ना कोई रीज़न रहा होगा, क्योंकि संविधान निर्माता ये चाहते थे यदि हम आसानी से शब्दों का समावेश कर दें तो क्या होगा, आसानी से हम फेरबदल कर सकते हैं। तो उन्होंने भविष्य को देख करके प्रावधान किए थे। तो आइवर जेनिंग्स ने, एक बात ध्यान रखना, यहाँ फैक्ट है ये कि आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। ठीक है। तो यहीं पर हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और संविधान को लेकर आपकी एक बेहतर समझ बन गई होगी। तो प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ संविधान को एक बेहतर तरीके से सीखते रहें। थैंक यू।